दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 43वां लेक्चर है, 43 नंबर पर हम आ चुके हैं दोस्तों, और हम लोग कवर करें जीएस की क्लास। अति संभावित प्रश्न जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इन 15 विषयों से संबंधित उन सभी सवालों पर चर्चा हो रहा है, और प्री और मेन्स दोनों पर एक साथ दोस्तों चर्चाएं चल रही हैं। पिछले जितने भी वीडियो आपको पढ़ाए गए आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सिविल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयोग किस तरह के प्रश्न बनाता है उस पर आपकी पकड़ मजबूत बन पाएगी अगर आप हमारी इस सीरीज से जुड़े रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सभी के लिए स्टडी 91 प्रो नाम का एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जहां से आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फायदा क्या है दोस्तों, कि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाएंगे कि कौन सा टॉपिक कमजोर है, कौन सी टॉपिक में हमारी पकड़ अच्छी, जहां कमजोर होगा वहां दोबारा मेहनत करके उस टॉपिक को और बेहतर बना पाएंगे। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट में सुधार होगा, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख जाएंगे, अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे, और परीक्षा से पहले आप एक अनुभव प्राप्त करेंगे कि क्या सच में हम परीक्षा पास करने लायक हैं या नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ हमारी ये किताबें हैं, कोम्बो में कुछ किताबें अवेलेबल हैं, आप चाहे तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है और एप्लीकेशन है, दोनों जगह से दोस्तों आप ऑर्डर कर सकते हैं। स्टार्ट किया जाए आज की कहानी को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला जो सवाल है ये प्राचीन इतिहास से संबंधित सवाल है, और सवाल क्या कर रहा है ध्यान से पढ़िए और समझिए और अपना जवाब दीजिए, ठीक है। तो प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। सवाल कर रहा है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। किस अभिलेख में भाई स्कंदगुप्त के बारे में चर्चा की गई, आपको बताना है। लिख रहा है भीतरी स्तंभलेख, या इलाहाबाद स्तंभलेख, या मंदसौर स्तंभलेख, या फिर उदयगिरी स्तंभलेख, ठीक है। अब देखिए, जिस बच्चे को इन चारों स्तंभलेखों के बारे में पता होगा वही बच्चा इस सवाल का जवाब दे पाएगा, अन्यथा आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर इलाहाबाद स्तंभलेख, देखिए इलाहाबाद स्तंभलेख को ही प्रयाग स्तंभलेख कहा जाता था, तो ये इलाहाबाद को प्रयाग स्तंभलेख आप समझिएगा। बाकी का बताइए यहां पर दोस्तों, और आपको ये प्रयाग स्तंभलेख सोचने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां तो समुद्रगुप्त की बात आती है। प्रयाग स्तंभलेख की रचना किसने किया था दोस्तों? हरिसेन ने किया था, ठीक है, जो दरबारी इतिहासकार थे समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वो वाला सवाल छोड़िए, हम तो स्कंदगुप्त की बात कर रहे हैं कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। ये बात किस अभिलेख में दिया गया है, तो याद रखिएगा ये भीतरी स्तंभलेख में यह बात बताई गई, ठीक है। भीतरी स्तंभलेख का संबंध किससे दोस्तों? स्कंदगुप्त से। आइए कुछ नए सवाल पढ़ते हैं। अगली बार आयोग आपसे क्या पूछ सकता है जरा वो देखिए। लिख रहा है इलाहाबाद स्तंभलेख। इलाहाबाद स्तंभलेख का मतलब क्या दोस्तों? यहां सीधा सीधा आप प्रयाग से याद रखिएगा, ठीक है, प्रयाग से, ठीक है। इसे इस तरह का दोस्तों एक स्तंभलेख है जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं ना, प्रयाग प्रशस्ति, तो कंफ्यूज मत होएगा ये दोनों बातें, ठीक है। लिख रहा इलाहाबाद स्तंभलेख से जानकारी मिलती है किसके बारे में? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त के बारे में। किसे? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अच्छा, ये नेपोलियन कहा किसने? ठीक है, तो याद रखिएगा आप नाम, विसेंट स्मिथ ने। किसने कहा था दोस्तों? विसेंट स्मिथ ने क्या कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बताया था, भारत का नेपोलियन बताया था, ठीक है। किसने? विसेंट स्मिथ ने। इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। एक सवाल और देखिए, ये जो आपके ऑप्शन में मंदसौर अभिलेख दे रहा था, ये मंदसौर अभिलेख क्या है दोस्तों? ये बताइए, ठीक है। और मंदसौर अभिलेख स्थित कहां है ये बताइए। तो मंदसौर अभिलेख जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित स्तंभलेख है, और ये किसके बारे में जानकारी देता है दोस्तों? तो ये बताता है दो राजा थे, दोनों के बीच के युद्ध के बारे में, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं यशोवर्मन तथा विष्णुवर्धन, यशोवर्मन तथा विष्णुवर्धन के बारे में दोस्तों यहां जानकारी मिलती है। इन दोनों की तथा इनके विजय की, ठीक है, विष्णुवर्धन के विजय की जानकारी मिलती है। हालांकि इसमें युद्ध की चर्चा की गई, ठीक है। तो याद रखेंगे मंदसौर अभिलेख ही हो जाएगा। अच्छा, एक ऑप्शन और दे रहा है आपके सामने, ये उदयगिरी अभिलेख, ठीक है। उदयगिरी अभिलेख दोस्तों कहां स्थित है? तो याद रखेगा उदयगिरी अभिलेख भी दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे उदयगिरी के नाम से दो स्तंभ है, एक दोस्तों उदयगिरी स्थान है, क्या है? एक उदयगिरी स्थान है। जब ये स्थान वाला बात करता है तो उड़ीसा की बात करता है, और जब उड़ीसा की बात करता है तो उड़ीसा में दोस्तों आपने हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में सुना होगा। किसके बारे में? हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में सुना होगा। वो हाथी गुम्फा अभिलेख दोस्तों ये उदयगिरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और इस अभिलेख में खारवेल राजा के बारे में उल्लेख है, ठीक है, खारवेल के बारे में उल्लेख है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, जो कि कलिंग के राजा थे।
खारवेल कहां का राजा था दोस्तों? यह कलिंग का राजा था, ठीक है, कलिंग का राजा था, ठीक है। आपको याद होगा दोस्तों अशोक के समय में एक युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध, जिसके बाद उसका मन जो है परिवर्तित हो गया था उनका। तो याद रखेंगे वो कलिंग के राजा उस समय कौन थे? जब अशोक से जो लड़े थे तो उनका नाम था नंद। क्या नाम था? नंद। यहां आप खारवेल मत याद कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये जो उदयगिरी अभिलेख है जो मध्य प्रदेश वाला, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में बताता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनके राज दरबार में क्या रहते थे? याद रखेंगे इन्हीं के राज दरबार में नवरत्न रहा करते थे, ठीक है। इनके बारे में दोस्तों वर्णन कर रहा है कौन सा? ये उदयगिरी अभिलेख। और उदयगिरी अभिलेख दोस्तों इसका कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो याद रखेगा ये विदिशा में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों? विदिशा में स्थित है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो खैर ये अलग बात है, आज हमें भीतरी स्तंभ लेख के बारे में जानना था और वो भी आपने जान लिया। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। देखिए आपको अपने पढ़ाई में ना इस स्तर का ज्ञान रखना पड़ेगा, तब समझो कि आप समीक्षा अधिकारी के लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आयोग यानी सिविल एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप उनके साथ दोस्तों अब तोड़ मरोड़ कर अपना जवाब दे सकते हैं या हर एक ऑप्शन की व्याख्या दे सकते हैं, ठीक है। इतने स्तर पे कम से कम पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये मान के चलिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि हम प्री मेंस दोनों के सवालों को कवर करते हैं। यह मध्यकालीन भारत का इतिहास है और यहां किससे संबंधित सवाल मिल रहा है दोस्तों? मेंस परीक्षा से संबंधित सवाल मिल रहा है। क्या सवाल है सुनिए, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? सच बताऊं ना ईमानदारी से, जब ये सवाल पूछा गया ना तो मुझे भी इसका ज्ञान नहीं था, क्योंकि कुछ रचनाएं इसमें ऐसी हैं जो पता था कि हाँ इन रचनाओं की रचना कब हुई थी। मैं काफी बार चर्चा भी करता रहता हूं। जैसे दोस्तों यहां पद्मावत एक ग्रंथ है जिसकी रचना किया था मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने किया था दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था और इसकी रचना दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में किया था। ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और किस घटना के बारे में बताया गया है? तो रानी पद्मावती वाली घटना के बारे में बताया गया, जब अलाउद्दीन ने राणा रतन सिंह पर हमला किया था 1303 ईस्वी में। कब किया था? 1303 ईस्वी में। उस बारे में चर्चा है। फिलहाल अगर सबसे पहले लिखी गई रचना के बारे में बताएंगे तो याद रखेगा मृगावती जो रचना दोस्तों, ये इसकी रचना सबसे पहले की गई। मृगावती की रचना कब किया गया था दोस्तों? तो मृगावती की रचना हुई थी करीब 1500। अच्छा मृगावती की रचना पूछ रहा, मृगावती की रचना पहले किसने किया था ये भी याद रखेगा। मृगावती की रचना किया था कुतुबन ने। किसने किया था? कुतुबन ने। और मृगावती दोस्तों एक तरह का प्रेमाख्यान है और इसकी रचना हुई दोस्तों 1503-4 के दौरान। कब हुई थी दोस्तों? 1503-4 के दौरान मृगावती की रचना कुतुबन ने किया था। एक सवाल और आता है, मृगावती की रचना किस भाषा में किया गया? तो याद रखेगा अवधी भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? मृगावती की जो रचना है किस भाषा में हुई है? अवधी भाषा में हुई है। दूसरे नंबर पे आता मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का नाम क्या दोस्तों? तो याद रखेगा पद्मावत। और पद्मावत ग्रंथ की रचना इन्होंने कब किया है? तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड है दोस्तों 1540 ईस्वी, ठीक है। ये जायसी नामक गांव में पैदा हुए थे, अभी हम लोगों ने एक दो दिन पहले डिस्कस किया था, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों मंझन की रचना यहां पर कौन सी है दोस्तों? इंद्रावती या मधुमालती। तो मधुमालती किसकी रचना? म से मधुमालती, म से मंझन, ठीक है। तो मधुमालती किसकी रचना दोस्तों? यह मंझन की रचना है। और मधुमालती की रचना दोस्तों बहुत बाद में हुआ, ठीक है। मधुमालती की रचना किस साल हुआ? जिस साल बक्सर का युद्ध हुआ है। कब? 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो याद रखेंगे 1764 ईस्वी में मंझन ने मधुमालती की रचना किया और अंतिम में हुआ दोस्तों इंद्रावती की रचना। इंद्रावती की रचना एक चीज मंझन ने 1545 में किया है। इंद्रावती की रचना दोस्तों ये जो नूर मोहम्मद जो है दोस्तों, नूर मोहम्मद, इन्होंने रचना किया दोस्तों 1764 ईस्वी में, ठीक है। और इसकी वाली रचना जो थी, ये मंझन वाली जो रचना थी, ये रचना हुआ दोस्तों जिस साल उसका निधन हुआ था, शेरशाह सूरी का निधन हुआ था 1545 ईस्वी में। कालिंजर अभियान पे वो गए हुए थे जहां पर उनका निधन हो गया। तो 1545 ईस्वी आप याद रखेंगे। मंझन वाली रचना क्या दोस्तों? बड़ा अंतर है भाई, कई 100 साल का अंतर है, थोड़ा बहुत नहीं। अगर इस राइटर को हम यहां भेज देते हैं तो 200 साल बाद इनका जन्म हो जाएगा और इनको पहले कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। क्योंकि समय देखिए, एक लड़ाई हुआ 1545 में, कहां शेरशाह सूरी का काल, अरे हुमायूं से लड़ने वाला, और कहां दोस्तों 1764 यानी पूरा का पूरा व्यवस्था ही समाप्त हो चुका है।
यानी उत्तरकालीन मुगल शासक जो थे वो भी अब नहीं बचे हैं, ठीक है, वो उन लोगों का शासन चल रहा है। मतलब बहुत जो है इस तरह की चीज आप पढ़ रहे। किसका शासन चल रहा था अगर उत्तरवर्ती मुगल काल की बात करेंगे? अरे 1764 में बक्सर के युद्ध की बात करेंगे तो आपको याद होगा कि बंगाल का नवाब था, उसे अंग्रेजों ने पदच्युत कर दिया था, नाम था मीर कासिम। मीर कासिम अवध के जो है बादशाह से आया अपनी मदद मांगने, और उसमें अवध का कौन था दोस्तों? अवध में सुजाउद्दौला था। सुजाउद्दौला उसको लेके जाता मुगल शासक के पास, और मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए। देखिए थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हो सकती, लेकिन जब दिमाग उस पर जाएगा ना तो अपने आप चीजें निकल कर आएंगी, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय उस समय उत्तरवर्ती मुगल शासक कर रहा था, यह आपको पता होगा, ठीक है। और स्थिति कितनी बुरी थी आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। आधुनिक इतिहास से संबंधित सवाल दे रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है दोस्तों। मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया? क्या किया दोस्तों? हत्या का प्रयास किया। इसका मतलब हत्या हो नहीं पाया, ठीक है, मारना किसी और का था और मर कोई और गया। एक अंग्रेज व्यापारी था, उसकी हत्या हो गई। तो आपको बताना है कि किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर कमिश्नर को, जरा सही कर लीजिएगा, कमिश्नर शब्द गलत लिखा है, मन में ठनक रहा है, ठीक है, कमिश्नर, ठीक है, तो कमिश्नर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या किसने किया था दोस्तों? तो सचिन नाथ सन्याल नहीं, राजेंद्र लाहिड़ी भी नहीं, चंद्रशेखर आजाद भी नहीं, गोपीनाथ साहा ने किया था। किसने किया था दोस्तों? गोपीनाथ साहा ने इस कमिश्नर की हत्या करने का प्रयास किया था, हत्या कर नहीं पाया था। आइए सवाल देखते हैं। काकोरी जो डकैती कांड हुआ था दोस्तों, इस डकैती कांड में दोस्तों कौन गिरफ्तार हुए थे? तो याद रखेगा कई लोग गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तार की बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा राजेंद्र लाहिड़ी के बारे में, राजेंद्र लाहिड़ी के बारे में। इसके अलावा दोस्तों सबसे जो मुख्य अभियुक्त थे वो कौन थे? ठीक है। अच्छा, ये घटना कब हुई दोस्तों? तो ये घटना हुई है दोस्तों 1925 ईस्वी में, ठीक है। 1925 ईस्वी में काकोरी डकैती कांड हुआ है, जिसमें लखनऊ की एक ट्रेन थी दोस्तों, पैसेंजर ट्रेन थी, उसमें बारूद और सोना वगैरह रखा था, उसको दोस्तों लूट लिया गया था। तो आप याद रखेंगे, ठीक है, बढ़िया है। एक और है दोस्तों, यहां नाम देखिए मुझसे, राम प्रसाद बिस्मिल, उनका नाम कैसे भूल सकते हैं, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग दोस्तों इसमें क्या हुए थे? गिरफ्तार हुए थे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, सचिन नाथ सन्याल ने स्थापना किया था। सचिन नाथ सन्याल ने किसके स्थापना किया था? तो आपने अनुशीलन समिति का नाम सुना होगा। अनुशीलन समिति में काशी अनुशीलन समिति सुना होगा, काशी अनुशीलन समिति। काशी अनुशीलन समिति का स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो सचिंद्रनाथ सन्याल जी ने किया था। और कब किया था? सवाल आ जाए तो क्या बताएंगे? 1908 में किया था। कब किया था? 1908 में। इसी तरह से अगर आपसे कभी अनुशीलन समिति के बारे में पूछे कि अनुशीलन समिति का स्थापना किसने किया था, तो याद रखेगा प्रमथ मित्र ने। किसने किया था? प्रमथ मित्र ने किया था। और प्रमित मित्र का साथ दोस्तों किसने दिया था? सतीश चंद्र बसु ने दिया था। किसने दिया था? सतीश चंद्र बसु जी ने दिया था, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ये जो सबसे पुरानी अनुशीलन समिति थी दोस्तों, इसकी स्थापना 1902 ईस्वी में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1902 में। बाकी 1904 में एक अभिनव भारत समाज की स्थापना हुआ था, वो भी याद रखेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी की बात करेंगे तो चंद्रशेखर आजाद जी ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था। इस एसोसिएशन का स्थापना में चंद्रशेखर आजाद जी भी थे और सचिन नाथ सान्याल जी भी थे, मतलब सचिन नाथ सान्याल नहीं, सॉरी, राजेंद्र लाहिड़ी जी भी थे, और यहां पर राम प्रसाद बिस्मिल जी भी थे। ये लोगों का टीम था। और ये जो गोपीनाथ साहा वाला हमला है दोस्तों, गोपीनाथ साहा ने कब यह हमला किया था? तो पहले तो याद रखेगा 12 जनवरी। 12 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है बताइए? 12 जनवरी को हमारे देश में हर साल युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भाई, इसलिए, ठीक है। और कब दोस्तों? तो ये 12 जनवरी को दोस्तों इन्होंने क्या किया था? 1924 की घटना है, 12 जनवरी 1924, ठीक है, की घटना है, जब इन्होंने क्या किया था? यह हमला किया था चार्ल्स टेगार्ट के ऊपर। एक सवाल और आता है, उसमें जो है किस व्यक्ति की हत्या हुई? भाई इन्होंने मारना चाहा चार्ल्स टेगार्ट को, लेकिन कौन मर गया? तो याद रखेंगे गलती से क्या मारा गया? अर्नेस्ट डे मारा गया। क्या नाम था दोस्तों? अर्नेस्ट डे। अर्नेस्ट डे दोस्तों एक अंग्रेज व्यापारी था, उसकी हत्या हो गई, ठीक है, अर्नेस्ट डे की हत्या हो गई। ये भी सवाल पूछ भाई, अगर ये नहीं मारा, चार्ल्स टेगार्ट नहीं मारा, तो कौन मारा?
कोई ना कोई तो मरा होगा ना, तो याद रखेंगे अन्निस डे की हत्या हो गई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही हमें पढ़ना है, इतना डिटेल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दोस्तों भारत के भूगोल से संबंधित सवाल, आइए देखते हैं आराम से। लिख रहा मेंस परीक्षा 2016 में यह सवाल पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कौन कौन सी परियोजना किस नदी पर है, केवल इतना बताना है। जैसे रिहंद परियोजना तो बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों, ये रिहंद नदी पर है, ठीक है। इसी तरह से माता टीला बांध परियोजना, ये दोस्तों बेतवा नदी पर। जो आपको सबसे आसान लगता है मैं वो बता रहा हूं, बाकी नागार्जुन और पोचमपाद में आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। हालांकि इतना भी कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी आइए। तो आपने पहले का मिलाया 3, तो देखिए पहले का 3 मिलाने के लिए यहां पर एक ऑप्शन तो कट हो गया, क्योंकि बी सी डी इसी में से कोई एक उत्तर होगा, और आपने डी का बनाया 2, तो डी का 2 दोस्तों आपको एक ही जगह मिल रहा है कि पहले का 3 और डी का 2, बाकी तो डी का 2 मिलना है। तो इस वजह से दोस्तों आप कट करके यहां डी सही कर सकते हैं, ठीक है। अब आराम से आपको पता चल गया होगा कि नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है, और पोचमपाद परियोजना ये गोदावरी नदी पर है। आराम से देख लिया ना। इस तरह से दोस्तों आप कभी एग्जाम में क्या करिए कि जो आपको आता है ना वहीं से आप सॉल्यूशन बना लिया करिए। आप ऑप्शन चूज करेंगे तो कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा और सही उत्तर की तरफ आप बढ़ पाएंगे। आइए हम कुछ नए सवालों पर चर्चा करेंगे। जैसे रिहंद परियोजना, ये रिहंद नदी पर है, ये तो ठीक है, लेकिन किस राज्य में है दोस्तों? तो राज्य विशेष अगर पूछे तो क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश में। इसी तरह से नागार्जुन सागर परियोजना, बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों, बच्चा बच्चा नहीं जानता, कृष्णा नदी जानता है, लेकिन कंफ्यूजन जो सबसे बड़ा है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में है। अब कृष्णा नदी तो दोस्तों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हर जगह बहती है, तो ये जब बहते हुए आती दोस्तों तेलंगाना में, तो दोस्तों याद रखिएगा तेलंगाना राज्य में यह नागार्जुन सागर परियोजना है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। पोचमपाद परियोजना, ये बच्चा जानता है कि गोदावरी नदी पर है, लेकिन गोदावरी नदी भाई महाराष्ट्र में बहती है, तो क्या महाराष्ट्र में है क्या पोचमपाद? नहीं, यह परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? यह परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो यह सबसे बड़ी बात हो जाती है। उसी तरह से माता टीला बांध है दोस्तों, यह बेतवा नदी पर बना हुआ है, और बेतवा नदी को याद रखेंगे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के सहयोग से माता टीला बांध जरूर बना है, लेकिन यह बना कहां है दोस्तों? तो याद रखेगा ललितपुर में बना हुआ है। कहां बना हुआ है दोस्तों? यह बांध जो है यह ललितपुर में बना हुआ है, और ललितपुर कहां है दोस्तों? तो ललितपुर तो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो यह सबसे बड़ी बात है। इसी तरह से सवाल आता है मेटूर परियोजना, मेट्टूर या मेटूर परियोजना एक कावेरी नदी पर बना हुआ है, लेकिन पूछते हैं कि स्टेट कौन सा है, राज्य कौन सा है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? यह तमिलनाडु राज्य की प्रसिद्ध परियोजना जो आपके परीक्षा में पूछी जाती है। अलमाटी परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? तो यह भी कृष्णा नदी पर बनी हुई है। अलमाटी परियोजना जो है यह भी दोस्तों कृष्णा नदी पर बनी हुई है। फिर वही राज्य की बात आती है, तो याद रखेगा कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। ऊपर आपने आंध्र प्रदेश में क्या देखा था दोस्तों? आंध्र नहीं, आपने नागार्जुन सागर परियोजना देखा था, वो तेलंगाना में हैदराबाद के समीप स्थित है, वो आप याद रखेंगे। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो परियोजनाओं को, उनसे संबंधित नदियों के बारे में और उनके स्थान के बारे में ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तब समझो कि अब काम हमारा बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है, बहुत ध्यान से पढ़ना और जवाब देना, बहुत कंफ्यूजन भरा सवाल है। प्री परीक्षा 2016 में यह सवाल पूछा गया कि नील नदी, जिसे ब्लू नील के नाम से जानते हैं, देखिए ब्रैकेट में ब्लू नदी लिख रहा है, इसका मतलब हम ब्लू, देखिए मैं यहां बताना चाहूंगा 2-3 बातें, ठीक है। अगर आपसे पूछे नील नदी का उद्गम, तो नील नदी कहां से निकलती है दोस्तों? ये विक्टोरिया झील से निकलती है। कहां से निकलती है? यह विक्टोरिया नामक झील से निकलती है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर यहां पे लिख दे दोस्तों नीली नील नदी, क्या लिख दे दोस्तों? नीली नील नदी, जो कि आपसे पूछना चाह रहा है। और इसी तरह से दोस्तों एक है दोस्तों श्वेत नील नदी, क्या है दोस्तों? श्वेत नील नदी। ये 3 सवाल पूछे जाते हैं, तो कभी नील नदी पूछ रहा तो विक्टोरिया झील बताइए, लेकिन अगर आपसे नील नदी और ब्रैकेट में लिख दिया ब्लू नील या ब्लू नदी या ब्लू नील के नाम से पूछ दिया सवाल कि अब बताइए ये किस झील से निकलती है, तो याद रखेगा दोस्तों ये ताना झील से निकलती है। किससे निकलती है? ये नीली नील नदी कहां से निकलती है? एक झील है जिसका नाम है ताना झील, और जो श्वेत नील नदी है यह नो झील से निकलती है। किस झील से? इसका नाम है दोस्तों नो झील। क्या है? नो झील। ये 3 बातें हैं। अब जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा, क्लास में किताब नहीं देखा होगा, उसे तो पता ही नहीं होगा कि भाई किस नील की बात करें, ठीक है। हाँ, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है,
और इसे मिस्र की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, पवित्र नदी माना जाता, तो भी याद रखेंगे। अब देखिए अगला सवाल दे दिया व्हाइट नील। अब भाई चाहे व्हाइट नील लिख दे, चाहे यहां पर श्वेत नील लिख दे, या यहां पर सफेद नील लिख दे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है आपको? ये सब तो एक ही बात है ना। तो पीछे हमने क्या बताया आपको कि याद रखेगा यह किस झील से निकलती है, या नो झील से निकलती है। उस झील का नाम ही क्या है? नो झील। उसी तरह से नील नदी कहां से निकलती है? तो मैंने आपको बताया कि विक्टोरिया झील से निकलती है। कहां से निकलती है? यह विक्टोरिया झील से निकलती है। अगली बार आयोग ऐसे सवाल कर सकता है। यहां ऑप्शन में दोस्तों एल्बर्ट और एडवर्ड दोनों दे रहा है, तो मैं दोनों के बारे में सवाल करता हूं। पहले आप एल्बर्ट पढ़ लो। एल्बर्ट झील ये किन दो देशों के मध्य स्थित है तो अफ्रीका में ही, लेकिन याद रखेगा ये कहां पर स्थित है? ये युगांडा और कांगो देश के मध्य स्थित है यह एल्बर्ट झील। पूछा जाए युगांडा की राजधानी कहां है, तो क्या बताएंगे? युगांडा की राजधानी कहां पर राजधानी दोस्तों? कंपाला है इसकी राजधानी। कहां पर है? युगांडा की राजधानी कहां है दोस्तों? कंपाला है। उसी तरह से कांगो गणराज्य जो है इसकी राजधानी कहां है दोस्तों? तो किंशासा है। कहां पे राजधानी है? इसकी राजधानी किंशासा है, किंशासा। ये सारे नए सवाल भी याद रखेगा। एक सवाल और दे रहा है कि अफ्रीकन ग्रेट लेक में सबसे छोटी झील कौन सी है? तो अफ्रीकन ग्रेट लेक में सबसे छोटी झील है एडवर्ड झील, जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, एडवर्ड झील। ये अफ्रीकन ग्रेट लेक जो है दोस्तों उसके बारे में पूछ रहा है। एक अफ्रीकन ग्रेट लेक पूछता है दोस्तों, वो अलग होता है, वो याद रखेंगे, ठीक है। एक फिंगर झील के बारे में चर्चा करता है, जिसमें मैंने बताया था सुपरमैन हीरो, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जिसमें सुपीरियर झील, मिशिगन झील और ह्यूरॉन झील और ओंटारियो झील और ईरी झील का नाम आता है। उनका एक सीक्वेंस है, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। जो मैंने अभी बताया ये पश्चिम से पूर्व की तरफ का सीक्वेंस है, ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो ऐसे करके पढ़ना हमें अच्छे से याद रहेगा ना। चला जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों जनसंख्या नगरीकरण का सवाल है, जो विषय हम लोग जल्दी नहीं पढ़ते हैं। मेरे माइंड में होता है कि हम लास्ट में पढ़ेंगे। लास्ट में क्या होता है भाई? आप तुरंत पढ़ो। सुनो, सवाल एकदम लीक से हटके दे रहा है और मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, मेंस 2014 में। तो समझो आप प्री पास करके करोगे क्या? अगर आज से आप मेंस के सवालों को नहीं देखोगे तो प्री पास करने का क्या फायदा, आप मुझे बताओ, है कि नहीं? इसलिए दोनों चीजें देखो। लिख रहा है जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 से 24 जुलाई के मध्य चलाए गए जनसंख्या संबंधित अभियान को किस नाम से जाना जाता है? देखिए अपने आप में डिफिकल्ट सवाल है। हर साल 11 जुलाई को मैं आपको बताना चाहूंगा जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? इस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो 1 और 1 11, 1 और 1 11, 1 1 मिलके 11 हो गए, 2 नहीं। तो इस तरह से आप 11 जुलाई याद रखेंगे। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और हर साल ये जो जनसंख्या दिवस का जब सप्ताह आता है तो उसके लिए अलग अलग अभियान भी चलाए जाते हैं। ये सवाल 2014 का था, ठीक है, मेंस परीक्षा में पूछा गया था। देखिए एग्जाम 2014 का था, हुआ था 2015 में, तो एग्जाम का नाम 2014 है, ठीक है, लेकिन इसमें जुलाई 2015 में चलाए गए इस अभियान के बारे में पूछा था। तो उस समय उस अभियान का नाम था जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा, ठीक है। ये तो करंट जैसा सवाल हो गया, ठीक है। इसी तरह से हर बार पखवाड़े का नाम चेंज होता रहता है, तो वो आप उसी तरीके से याद रखेंगे। बाकी के ऑप्शन गलत है। हम कुछ ऐसे सवाल बनाते हैं जो आयोग अगली बार आपसे पूछ सकता है, कुछ नए सवाल, जैसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अच्छा, किसने 11 जुलाई को यह जनसंख्या दिवस मनाने के लिए घोषित किया दोस्तों? तो यूएनडीपी ने घोषित किया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे कहते हैं यूएनडीपी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जनसंख्या दिवस कब से मनाना शुरू किया? वो समय क्या था दोस्तों? तो 1989 से। कब से दोस्तों? 1989 से। कब से? 1989 से डिसाइड किया गया कि हर साल 11 जुलाई को क्या मनाया जाएगा? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। एक सवाल, वर्तमान में वैश्विक जनसंख्या कितनी है? हमारे देश की जनसंख्या की बात नहीं कर रहा है हम, तो अगर 2011 के आंकड़ों को देखेंगे, आप भारत की बात करेंगे तो दोस्तों 2011 की बात करते हैं तो लगभग हमारे देश की जनसंख्या वो 121 करोड़ के आसपास थी। लेकिन अब 2021 में अभी दोस्तों कोई नया जनसंख्या रिपोर्ट जो है अपडेट नहीं हुआ है, इस वजह से ये चीजें अभी रुकी पड़ी है। हाँ, बहुतों का कहना है कि इस समय जो भारत की जनसंख्या है वो लगभग 145 करोड़ के आसपास है, ठीक है, पहुंच चुकी है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश अब भारत बन सकता है, ठीक है। नहीं भी होगा तो अगली बार तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर आपसे विश्व की जनसंख्या
जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है कि वर्ल्ड वाइड जो जनसंख्या है वो लगभग कितनी हो चुकी है, तो याद रखेगा यहां पर 8 अरब, कितना दोस्तों, 8 बिलियन हो चुकी दोस्तों, 8 अरब जनसंख्या हो चुकी है, ठीक है, 8 अरब यानी 8 बिलियन, ठीक है। लिख रहा है कि परिवार नियोजन पर व्यापक मीडिया अभियान शुरू करने वाला पहला देश कौन सा था? दुनिया का पहला देश जिसने परिवार नियोजन अपनाना चाहा, उसके लिए खूब प्रचार प्रसार किया। इसकी शुरुआत किसने किया दोस्तों? कभी पूछे सवाल तो बताएगा, इसकी शुरुआत भारत ने किया है, ठीक है। भारत पहला देश है जिसने परिवार नियोजन की शुरुआत किया। विश्व में ऐसे कितने देश हैं जिनकी जनसंख्या 10 करोड़ से ऊपर है? 10 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या वाले देशों की संख्या कितनी है? देखिए, स्टडी 91 पर आने के बाद ना आपको ऐसा जरूर लगेगा कि भाई हम घिसे पिटे सवाल नहीं पढ़ते हैं, हम हमेशा नए सवाल भी पढ़ते हैं। जो चीजें आती हैं फिर मैं वही चीजें पढ़ाऊं तो क्या मतलब है, कुछ नया, जैसे ये 8 अरब नया मिला होगा, ये जनसंख्या दिवस 11 जुलाई पता होगा आप लोगों को, लेकिन 1989 नहीं पता होगा, यूएनडीपी के बारे में नहीं पता होगा, परिवार नियोजन लाने वाला पहला देश भारत था ये नहीं पता होगा, तो कुछ नई चीजें पढ़िए। उसी तरह से 10 करोड़ के ऊपर कुल देशों की संख्या 12 है। 1 दर्जन देश ऐसे हैं, 12 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या क्या है दोस्तों, किसके ऊपर है, याद रखेंगे ये यहां से ऊपर है। अच्छा, पहले नंबर की जनसंख्या तो दोस्तों हम पढ़ते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, दूसरे नंबर की जनसंख्या वाला देश भारत है, और तीसरे नंबर की जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों, तो आप अमेरिका का भी नाम याद रखेंगे, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, ये भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित सवाल है, हमारे संविधान वाले विषय संबंधित सवाल है, और यह सवाल प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया, ठीक है। क्या लिख रहा है कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पार्ट को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? ये सवाल जब परीक्षा में आया ना, तो हर बच्चे ने कम से कम 4-5 बार एक ही सवाल पढ़ा, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि भाई ये सवाल पूछना क्या चाह रहा है। मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं, नहीं तो आप भी 4 बार पढ़ोगे और आपको ये नहीं समझ में आएगा कि भाई ये सवाल क्या पूछ रहा है। ये सवाल पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में जो हिंदी को हम राजभाषा घोषित किए हैं, तो हमारे संविधान की भाषा तो अलग है, तो संविधान के एक एक पार्ट को, एक एक तथ्य को हिंदी भाषा में प्रकाशित किया जाना चाहिए। लेकिन भाई ये सब अधिकार प्राधिकार किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास है कि राष्ट्रपति उसको प्रकाशित कराए, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये संविधान संशोधन किया गया, और यहां पर 58वां संविधान संशोधन जो हम पढ़ते हैं 1987 में हुआ था, यह संबंधित है इसके प्रकाशन से, ठीक है, हिंदी भाषा में इसके प्रकाशन से संबंधित है, यह आप अपनी भाषा में याद रखिए। एक सवाल और करा कि नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सब पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यहां विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों का मतलब क्या दोस्तों, सीधे सीधे एसटी की बात कर दिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर दिया, करा एसटी को संरक्षण प्रदान करने से संबंधित एक दोस्तों यहां पर संविधान संशोधन हुआ था, वो कौन सा था, याद रखेगा 57वां संविधान संशोधन, ठीक है, 57वां संविधान संशोधन। और संयोग देखिए इसका समय भी क्या है, 1987 है, 57 से 87, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जहां किसमें इसको इस तरह से याद रखते हैं, AMTM हम पहले याद रखते थे, नहीं, एक फार्मूला बना दो, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ठीक है, और NM AMNM, ठीक है, इस तरह से बना लो, ठीक है। यहाँ के विधानसभा में क्या करने के लिए, जनजातियों के संरक्षण प्रदान करने के लिए था। 58वां आप देख लीजिए, 59वां देख लीजिए, 59वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति शासन को कितने साल तक बढ़ाने का अधिकार दिया गया, तो राष्ट्रपति शासन को 3 साल के लिए दोस्तों बढ़ाया जा सकता है। ये पावर कहां दिया गया था, ये पावर 59वां संविधान संशोधन में दिया गया, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। खैर ये चीजें तो अलग है, मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, जिस प्रकाशन की बात कर रहा दोस्तों, यहां पे जब ये संविधान संशोधन किया गया, तो यहां पे दोस्तों एक और संशोधन किया गया, अनुच्छेद 394A, एक बार आप चेक करिएगा, ठीक है, ये 394A इसी के प्रकाशन की बात करता है कि भाई इसको हिंदी भाषा में प्रकाशित किया जाए, हिंदी भाषा में, ठीक है। और 60वां संविधान संशोधन कोई बच्चा बता दे किससे संबंधित है? चलिए आपके लिए एक कमेंट रहेगा दोस्तों, इस 60वां के बारे में कुछ बताइए, ठीक है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे अलग से, ये जब संविधान संशोधन हुआ, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो आपको टाइम पीरियड पता होगा 1987, तो 1987 में किसकी अध्यक्षता में, तो याद रखिएगा दोस्तों R वेंकट रमन की अध्यक्षता में इसे लागू किया गया। किसके? R वेंकट रमन
की अध्यक्षता में इसे क्या किया गया था, लागू किया गया था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, भौतिक और रसायन विज्ञान से संबंधित सवाल है। यह सवाल मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। पढ़िए क्या लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि, समय, चाल, विस्थापन या दूरी। आइए पहले हम सदिश पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ा देता हूं। ठीक है, याद रखिए सदिश राशियों में क्या होता है, तो सदिश में दो चीजें हैं, सधन दिश। दिश मतलब दिशा, दिश का मतलब दिशा, यानी जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सदिश राशि। अपने भाषा में कहें तो सदिश राशियों में क्या क्या होता है, तो याद रखिएगा सदिश राशियों में दिशा भी होता है प्लस परिमाण भी होता है। दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत जहां पड़े वो सदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें खाली परिमाण होता है, केवल परिमाण की आवश्यकता। ठीक है, केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, कह रहा है जो विस्थापन है, अब समझिए विस्थापन किसे कहते हैं, मैं आपको समझाता हूं, पहले समझिए। जैसे विस्थापन दिया ना, विस्थापन किसे कहते हैं, मान लीजिए ये कोई सामान ए है। ठीक है, इस सामान को यहां से उठा के यहां रख दिया गया, तो ये जो यहां से उठाकर यहां रखा गया ना, तो इसी को कहते हैं विस्थापन। ठीक है, विस्थापन क्या कहते हैं दोस्तों, विस्थापन। जैसे आपने पेन यहां रखा था, इसको उठाया और पेन को यहां रख दिया, तो पेन यहां से यहां क्या हो गया, विस्थापित हो गया, इसी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये जो विस्थापन है, जो वेग है, बल है, संवेग है, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी सदिश राशियां होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, ये सब सदिश राशियां होती। क्यों, क्योंकि इसमें दिशा की भी आवश्यकता होती, बताना पड़ता है कि किस दिशा में विस्थापन हुआ है, किस दिशा में बल लगा है, वेग, सारी चीजें। और चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, चाल, दूरी, समय तो आप जानते हैं। ठीक है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये आप चैप्टर भी पढ़ते हैं मैथ में, तो याद रखेगा ये आपके लिए अदिश राशि का काम करती हैं। ठीक है, अदिश राशि का एक काम करती हैं। तो अभी आपसे क्या पूछा, सदिश राशि पूछा है ना, तो चाल, समय, दूरी को छोड़ दीजिए। ठीक है, यहां पर विस्थापन याद रखेगा, विस्थापन किसका उदाहरण हो जाएगा, सदिश राशि का उदाहरण हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा चाल किसे कहते हैं दोस्तों, तो चाल किसे कहते हैं दोस्तों, तो स्पीड बराबर क्या होता है, बताइए डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, चाल कहते हैं। तो इसको भी याद रखेंगे। अभी तो आपको एकदम मोटी मोटा आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जीव विज्ञान का सवाल देखते हैं। ये प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है, जरा यहां पर ध्यान दीजिए। सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। किसे भाई सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो लिख रहा है वसा को, यानी फैट को नहीं, फैट को दोस्तों नहीं कहते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। अंतःस्राव यानी हार्मोन को भी नहीं कहते हैं, प्रोटीन को भी नहीं कहते हैं। जो विटामिन होता है दोस्तों, इसे सहायक आहार कारक कहा जाता है। शरीर को अति अल्प मात्रा में इस विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मुख्य आहार कारक किसे कहा जाता है, देखिए सहायक तो किसे कहा जाता है, अगर आपसे यहां सहायक पूछा तो सहायक तो चलिए विटामिन को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि मुख्य आहार कारक कौन से हैं, तो मुख्य आहार कारक में तीन चीजें आती हैं। एक तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, दूसरा दोस्तों वसा भी आता है, और प्रोटीन भी आता है। ये तीन चीजें होती हैं जिसे मुख्य आहार कारक कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों विटामिन को सहायक आहार कारक की संज्ञा किसने दिया था, विटामिन को सहायक आहार कारक कहा किसने था, तो याद रखेगा हॉपकिंस ने कहा था। किसने कहा था, हॉपकिंस ने कहा था, हॉपकिंस ने कहा था। एक सवाल दोस्तों और याद रखेगा, पूछता है विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज। ठीक है, तो विटामिन की खोज जो है फंक ने किया था। किसने किया था, फंक ने, और कहीं कहीं पे आपको मिलता है हॉपकिंस ने किया था। अब सही क्या है, तो विटामिन की खोज हमेशा याद रखेगा फंक ने किया था, और हॉपकिंस ने क्या किया था दोस्तों, ठीक है, हॉपकिंस ने इसे सहायक आहार कारक दिया था। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां होता है, हॉपकिंस और फंक को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो अपने कंफ्यूजन को दूर कीजिए। कह रहा कोशिका निर्माण में सहायक है। मान लीजिए आपको कहीं चोट वगैरह लग गया, ऑपरेशन वगैरह हो गया, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, भाई दाल का पानी पीजिए। क्यों, क्योंकि दाल के पानी में भयानक प्रोटीन होता है, भयानक मतलब ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, और वो आपके कोशिका का निर्माण करने में सहायता करते हैं। तो वही तो आपसे पूछ रहा है कि कोशिका निर्माण में सहायक है।
तो क्या बताएंगे दोस्तों, कोशिका निर्माण में प्रोटीन सहायक होता है। क्या सहायक होता है, ये प्रोटीन जो होता है सहायक होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने आपको बताया ना कि टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किया। देखिए स्टडी 91 अपने बेस्ट कोर्सेज के लिए जाना जाता है। हम ज्यादा कोर्स नहीं बनाते, बस जहां अच्छा काम कर सकते हैं वो कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हमारे पास बेहतरीन किताबें अवेलेबल है। आप मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, ठीक है, तब आपको ये चीजें मिलेंगी देखने को। ये जो टेस्ट सीरीज है, हो सकता है कि बच्चा अलग अलग एग्जाम की तैयारी करता हो, तो आपके हर परीक्षा के लिए स्टडी 91 प्रो के एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर ये टेस्ट सीरीज मौजूद है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल दोस्तों इकोनॉमिक्स का सवाल है, बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा और अपने आप में डिफिकल्ट भी आपको लगेगा, इसलिए लगेगा कि भाई बड़ा सा सवाल है तो कठिन होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मन से देखिए, सवाल बहुत आसान है। प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व वित्त प्रभारी राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? अध्यक्षता हमेशा संघीय वित्त मंत्री करते हैं और जो राज्य के राजस्व वित्त के प्रभारी होते हैं राज्य मंत्री के तौर पर, वो इसके मेंबर माने जाते हैं इस जीएसटी परिषद के, जीएसटी काउंसिल के। तो ये सत्य है। जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करती कि भाई किस वस्तु पर कर नहीं लगेगा या किस वस्तु पर किस प्रतिशत से कर लगाया जाए, ये जीएसटी काउंसिल का काम है। तो क्या यह सही है? यह कथन भी सही है। अगला लिख रहा दोस्तों, राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा। नहीं, जब से जीएसटी आ गया ये वैट उगाही का विकल्प अब राज्यों के पास नहीं रहेगा, हर राज्य जीएसटी में ही अपना योगदान देंगे। तो ये तीसरा कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। तो केवल 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहां कुछ ऐसे नए नए सवाल बताऊंगा जो पढ़कर आपका दिल खुश हो जाएगा। सुनिए मैं कैसे कैसे सवाल देता हूं, ध्यान से देखिए। अगर आपसे पूछे कभी कि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू हुआ, किस देश में लागू हुआ, तो क्या बताएंगे? सबसे पहले जीएसटी दोस्तों फ्रांस में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 1954 में लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक अलग सवाल दे दूं कि दोस्तों सुनिएगा ध्यान से कि भारत जो है ये जीएसटी अपने देश में लागू करता है। अच्छा, कब लागू करता है? मान लीजिए एक सवाल यहां दे दिया, तो भारत में जीएसटी दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू हुई है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गई। लेकिन किस देश के जीएसटी को आधार माना गया? भाई फ्रांस पहला देश जरूर था। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मूल अधिकार जो हमारे संविधान में वर्णित हैं, ये मूल अधिकार किस देश से लेगा, तो आप एकदम सीना तान कहते हैं सर अमेरिका के संविधान से लिया गया। भाई पंचवर्षीय व्यवस्था कहां से लिया गया? ये सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया। आपात उपबंध कहां से लिया गया? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। उसी तरह से भारत ने जीएसटी का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया है? फ्रांस से नहीं। अब आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अब याद रखेगा, ठीक है, भारत ने जीएसटी का यह कॉन्सेप्ट किस देश से दोस्तों ग्रहण किया है? तो याद रखेगा भारत ने कनाडा से ग्रहण किया है। किससे ग्रहण किया दोस्तों? कनाडा से। ठीक है, संघ शक्ति वगैरह भी यहीं से ग्रहण किया गया है, याद रखेंगे। कर जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था? जीएसटी बिल जो पारित हुआ था दोस्तों, एक किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पारित हुआ था दोस्तों? तो यहां पर 101वां संवैधानिक संशोधन था, इसके द्वारा पारित हुआ था। और वो बिल अगर आज, अच्छा एक चीज और, अगर आपसे बिल के बारे में पूछे तो बिल के बारे में बताइएगा 122वां संविधान संशोधन बिल, संविधान संशोधन बिल 2014 ये था। और कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था? तो 101वां संविधान संशोधन हुआ था। अब बताइए, बिल का अलग है और यहां पे अलग है। सर ये कैसे? सुनिए मेरी बात। जैसे बिल बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बिल पास हो जाए। भाई बिल बहुत सारे होते रहते हैं, तो बिल जितना बिल आते रहते हैं उसका आगे एक नंबर पड़ता है। तो जो जीएसटी लाने के लिए जो बिल लाया गया, उस बिल का नंबर था 122वां संविधान संशोधन बिल। अगर ये नहीं पारित होता तो हमारे यहां 100वें संविधान संशोधन होता। पारित हो गया, तो ये पारित होने के बाद अब देखिए इधर बढ़ते जा रहे हैं, इधर 120वां 121वां 122वें पे है, और यहां संविधान संशोधन ओरिजिनल में अभी तक 100 हुआ था। जब ये पास हो गया तो ये यहां से यहां आ गया, तो क्या हो गया? ये 101वां संविधान संशोधन हो गया। बिल कब कहते हैं? जब उसे पेश किया जाता है, जब पास हो जाता तो विधेयक बन जाता है। जब विधेयक बन गया तो 101वां संविधान संशोधन
विधेयक हो गया है, ठीक है, अब बिल नहीं रहा। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था। लिख रहा है सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप किसने तैयार किया था? भारत में सबसे पहले जीएसटी बिल का दोस्तों प्रारूप किसने तैयार किया दोस्तों? तो अगर प्रारूप की बात करें तो प्रारूप वर्ड पढ़िएगा तब आप बताएगा दोस्तों, असीम दास गुप्ता जी ने। किसने किया दोस्तों? असीम दास गुप्ता जी ने सबसे पहले क्या किया दोस्तों? जीएसटी का प्रारूप तैयार किया था, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम जीएसटी लगाने का सुझाव किसने दिया, ठीक है, सुझाव, ध्यान दीजिएगा, अगर ये सुझाव शब्द दे दे तब आप अपना उत्तर में क्या बताएंगे? विजय केलकर समिति। क्या बताएंगे? विजय केलकर समिति। क्या बताएंगे? विजय केलकर समिति। कब? अगर सर्वप्रथम जीएसटी सुझाव के बारे में पूछे तो विजय केलकर समिति। अगर आपसे पूछे कि भाई इस जीएसटी का प्रारूप किसने तैयार किया था, तब बताइए असीम दास गुप्ता। एक सवाल और लीजिए, भारत में सबसे पहले जीएसटी किसने लागू किया? राज्य में, ठीक है, राज्य में पहला राज्य, फर्स्ट नंबर का राज्य जिसने जीएसटी लागू किया तो असम, याद रखेगा, असम। औसम काम किया असम ने। और अंतिम में कौन था? अंतिम में किसने लागू किया? तो याद रखेगा जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू हुआ, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो प्रथम और अंतिम भी आप जरूर याद रखिए। तो मुझे लगता है कि पर्याप्त सवाल आपको यहां से मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, इन्वायरमेंट से संबंधित सवाल देखते हैं। देखिए हम हर विषय पर चर्चा करते हैं, आप घर बैठ के हर विषय नहीं पढ़ सकते, लेकिन नितिन सर के साथ जुड़ करके आप हर विषय पढ़ सकते हैं। देखिए क्या सवाल है, लेकिन प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है दोस्तों? तो बच्चा बच्चा इसे जानता है, भाई एजोला है। इसमें हम कई सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे एजोला पढ़ते हैं, और क्या क्या पढ़ते हैं दोस्तों, आइए। जैव उर्वरक के रूप में दोस्तों किसका किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो जो सबसे पॉपुलर है वो है दोस्तों एजोला। और एजोला के बाद जो दूसरा सबसे पॉपुलर है, आप पढ़ते हैं सर राइजोबियम, पढ़ते हैं कि नहीं? राइजोबियम का नाम सुना होगा, तो वो भी दोस्तों क्या है? जैव उर्वरक के रूप में हमारे देश में प्रयुक्त किया जाता है। राइजोबियम हो गया, या फिर कई बच्चों को पता होगा राइजोबियम, और इसके अलावा एजोला बैक्टर, पहले लिख लें राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम। आपने एजोटा बैक्टर का नाम सुना होगा, एजोटा बैक्टर का नाम सुना होगा, ठीक है। तो यह भी दोस्तों जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कई सारी चीजें, जैसे नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, क्या इसका भी इस्तेमाल दोस्तों जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है दोस्तों। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। और नया सवाल देखिए, लिख रहा आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से विघटित कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। जो आंशिक रूप से विघटित होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अपने भाषा में हम कहते हैं जैविक खाद। क्या कहते हैं? जैविक खाद कहते हैं जो आंशिक रूप से विघटित होते हैं। एक चीज और, ये जैविक खाद किससे बनते हैं? तो या तो दोस्तों ये वर्मी कंपोस्ट से बनते हैं, वर्मी कंपोस्ट से बनते हैं, या फिर इसे हम क्या कहते हैं? बायोगैस से बनते हैं। वर्मी कंपोस्ट या बायोगैस के माध्यम से ये जैविक खाद, जैविक का रहेगा ना, जैविक खाद तैयार किया जाता है। पौधों द्वारा वृद्धि और उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। पौधों द्वारा वृद्धि और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा अमोनिया का, ठीक है, अमोनिया का। नहीं पता होगा ना, लेकिन याद रखिए पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है अमोनिया। ये आपके लिए नया सवाल हो गया। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। पहले हम लोग दोस्तों कृषि का सवाल करते थे, अब कृषि का सवाल नहीं हल करते हैं, क्योंकि कृषि के जितने भी सवाल आपके समीक्षा अधिकारी परीक्षा में पूछे गए थे, चाहे प्री परीक्षा की बात करें चाहे मेंस की बात करें, वो सभी सवाल आपको पढ़ा दिए गए। इसीलिए पर्यावरण के 2 सवाल अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण का पहला सवाल तो आप पढ़ चुके, दूसरा सवाल प्री परीक्षा 2016 में आया कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, आती है, कहां से आती है दोस्तों? ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन दोस्तों जल से पैदा होता है, ठीक है, जल से पैदा होता है दोस्तों, आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जल का दोस्तों सूत्र क्या होता है? H2O होता है ना, तो याद रखिएगा जल से पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, क्लोरोफिल से नहीं, और फास्फोग्लिसरिक एसिड जो लिखा है दोस्तों ये भी गलत ऑप्शन है। लिख रहा पौधे के पत्ते का जो हरा रंग होता है दोस्तों ये किस कारण होता है? तो याद रखिएगा क्लोरोफिल के कारण। किस कारण दोस्तों? क्लोरोफिल के कारण दोस्तों पौधे के पत्तों का रंग क्या होता है दोस्तों? हरा होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। और इसी की उपस्थिति में दोस्तों पौधे अपना भोजन भी तैयार करते हैं। लिख रहा है कि पौधे द्वारा भोजन बनाने या तैयार करने की प्रक्रिया, वो प्रक्रिया और प्रोसेस क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश
संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? एक तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, दूसरा दोस्तों किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल की। मुख्य रूप से दोस्तों प्रकाश और जल की आवश्यकता जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। इंग्लिश में इसी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का नाम दिया जाता है, ये भी याद रखेंगे। लिख रहा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कैसे, किसमें किसमें होती है दोस्तों? तो याद रखेगा ये क्रिया केवल और केवल हरे पौधों में होती है। किसमें होती है दोस्तों? केवल और केवल हरे पौधों एवं कुछ विशिष्ट प्रकार के जो शैवाल होते हैं उन शैवाल में भी होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जैसे नील हरित शैवाल वगैरह हो गए, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों याद रखेगा आहार को पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो फ्लोएम की आवश्यकता होती है। फ्लोएम की आवश्यकता होती है, आप याद रखेगा। उसी तरह से जल संवहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो जाइलम की आवश्यकता होती है। तो जाइलम और फ्लोएम ये दो चीजें हैं, आप इसे भी जरूर याद रखेगा, परीक्षा में सवाल यहां से भी बनते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल यूपी स्पेशल का सवाल है, जरा ध्यान दीजिए। अब यूपी स्पेशल का यह सवाल मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया था। सवाल ध्यान से पढ़िए और क्या जवाब देना है डिसाइड कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों वो बताना है। लिख रहा वाराणसी जो है ये संस्कृति एवं धर्म के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। वाराणसी को दोस्तों सबसे पुरातन नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पुरातन नगरी का भी दर्जा है। दुनिया के सबसे पुराने शहर के रूप में ये वाराणसी का जिक्र होता है, बनारस का। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। झांसी औद्योगिक केंद्र दोस्तों, ये आपका गलत जवाब है। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए फेमस है, ये तो सही है, लेकिन झांसी जो है ये कोई औद्योगिक नगरी नहीं है, बल्कि झांसी दोस्तों याद रखेगा ब्रास के लिए, दोस्तों ब्रास के सामान यहां बनाए जाते हैं, उसके लिए दोस्तों झांसी पॉपुलर है, ठीक है। तो झांसी अगर पूछे आपसे परीक्षा में तो क्या बताएंगे दोस्तों? ब्रास के सामान या ब्रास वर्क आप लिख सकते हैं, या ब्रास के सामान लिख सकते हैं। ब्रास के सामान के लिए दोस्तों झांसी फेमस है। बाकी वाराणसी दोस्तों यह संस्कृति और धर्म, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, संस्कृति एवं धर्म के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ दोस्तों राजधानी है, प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की क्या दोस्तों? लखनऊ राजधानी है। बाकी मुरादाबाद दोस्तों ये पीतल उद्योग के लिए फेमस है, पीतल उद्योग के लिए ये मुरादाबाद फेमस है। बाकी आप चीजें आप जानते होंगे। इस तरह से आप ओडीपी वाला आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक सवाल और लीजिए, ये सवाल भी आपकी यूपी स्पेशल का सवाल है। पहले हम लोग साइंस टेक के सवाल करते थे, साइंस टेक के सभी सवाल समाप्त हो गए, इसलिए यूपी स्पेशल के 2 सवाल आप करते हैं। जितना भी प्री मेंस में पूछा गया मैंने सब पढ़ा दिया आपको। पीछे के वीडियोज आपने नहीं देखा तो देखिए जा करके, ठीक है। सवाल क्या दे रहा है? यह मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, ये बताइए आप, ठीक है। तो देखिए काष्ठ नक्काशी के लिए ये आगर गलत लिखा दोस्तों, आगरा होना चाहिए, पहली बात आगरा होना चाहिए। तो आगरा दोस्तों ये पेठा वगैरह के लिए फेमस है, या फिर आप कह सकते हैं पेठा के लिए। और दोस्तों चमड़े के जूते, चमड़े के सामान के लिए दोस्तों ये आगरा फेमस है, ठीक है। तो ये तो जवाब होगा नहीं। वाराणसी में दोस्तों सब्जी अनुसंधान संस्थान है, और यहाँ दोस्तों आप खेल के सामान और दोस्तों हस्तकला के लिए दोस्तों फेमस है, क्योंकि हस्तकला में साड़ी वगैरह का निर्माण होता है। बरेली दोस्तों सूरमा उद्योग के लिए फेमस है, सूरमा उद्योग के लिए दोस्तों बरेली फेमस है। जो आयोग ने जवाब दिया दोस्तों सहारनपुर दिया, मतलब इलाहाबाद यहां लिखा, लेकिन यहां होना चाहिए दोस्तों सहारनपुर। क्या होना चाहिए? सहारनपुर, क्योंकि काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर जाना जाता है, न कि इलाहाबाद। लेकिन अब पता नहीं कैसे सवाल आ गए, मैंने काफी परेशान था और ये सवाल आया हुआ था, ठीक है। तो एक बार आप इसे चेक कीजिएगा, मैं यहाँ स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ स्टार लगा रहा हूँ। मुझे ये सवाल गलत नजर आ रहा था, यहाँ जवाब में सहारनपुर ही होना चाहिए, क्योंकि सहारनपुर ही काष्ठ नक्काशी के लिए, लकड़ी के नक्काशी के लिए, लकड़ी पर नक्काशी के लिए ये सहारनपुर पॉपुलर है, ठीक है, सहारनपुर, ठीक है, इसको याद रखेगा। और सहारनपुर दोस्तों सबसे उत्तरी जिला भी है। क्या दोस्तों? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा दोस्तों? यही सहारनपुर है, तो इसको आप याद रखेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ और भी उद्योग चलता है, ऐसा केवल इतना ही नहीं है। जैसे सहारनपुर दोस्तों कागज उद्योग के लिए भी बड़ा फेमस है, ठीक है। आप सिगरेट उद्योग का नाम सुने होंगे, सिगरेट उद्योग या सिगरेट उत्पादन के लिए भी दोस्तों सहारनपुर जाना जाता है। तो ये नए नए तथ्य भी आप याद रखेंगे। सहारनपुर दोस्तों लोहे के बाट के लिए भी जाना जाता है,
लोहे के बाट। अब तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गए हैं, नहीं पहले तराजू होता था तो उसमें बटखरा होता था। उस बाट का निर्माण कहां होता था दोस्तों? ये सहारनपुर में होता था। कानपुर की बात करेंगे दोस्तों तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए बहुत पॉपुलर है। चमड़ा उद्योग के लिए, किसके लिए दोस्तों? चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर दोस्तों बहुत पॉपुलर है। बाकी दोस्तों इसके अलावा जूट उद्योग भी दोस्तों कानपुर में होता है, ठीक है, जूट उद्योग। हालांकि जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन यहां भी याद रखेगा, ठीक है। मेरठ दोस्तों खेल के सामान, ठीक है, खेल के सामान के लिए मेरठ भी पॉपुलर है और वाराणसी भी फेमस है, ठीक है। तो मेरठ याद रखेगा फिलहाल यहाँ खेल का सामान। और गोरखपुर दोस्तों टेराकोटा की मूर्तियां, ठीक है, टेराकोटा मिट्टी के जो आइटम बनते हैं, बर्तन बनते हैं, आइटम बनते हैं, उनके लिए दोस्तों काफी पॉपुलर है गोरखपुर, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। एक आखिरी सवाल दे रहा हूं दोस्तों जो विविध वाले चैप्टर से हैं, जो किसी चैप्टर में नहीं आता, किसी विषय में नहीं आता, वो उसे हम विविध में रखते हैं। तो यहां देखिए मेंस परीक्षा 2016 में यह सवाल पूछा गया था। लिख रहा है प्रमाणित, प्रमाणित नहीं होता है, प्रामाणित होता है। प्रमाण धन इत प्रत्यय लगाएंगे तो प्रामाणित शब्द बनेगा। प्रामाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या होता है? नीला रंग होता है, बैगनी रंग होता है, सफेद रंग होता है या सुनहरा रंग होता है? जो प्रमाणित होते हैं, याद रखेगा, जैसे जो बीज के थैले होते हैं ना, अगर वो प्रमाणित है पहले से तो उसमें नीला रंग की टैगिंग की जाती है। तो यहां प्रमाणित वालों का ही पूछ रहा है, तो याद रखेगा नीले रंग का एक टैग उस पर लगा होता है। अच्छा, यहां प्रमाणित बीज के बारे में पूछे तो हमेशा बताइए दोस्तों वहां टैग का रंग क्या होगा? नीला टैग लगा होगा। अगर दोस्तों संवर्धक बीज होगा, अगर बीज कैसा होगा? संवर्धक होगा, तो संवर्धक में सुनहरे पीले रंग का टैग होता है, सुनहरे पीले रंग का टैग मिलेगा। अगर फाउंडेशन बीज है, ध्यान दीजिएगा बीज के अलग अलग वैरायटी है। फाउंडेशन है तो फाउंडेशन के लिए सफेद टैग का इस्तेमाल किया जाता है, सफेद टैग का इस्तेमाल किया जाता है। और पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड है अगर ये, तो इसके लिए बैगनी टैग का इस्तेमाल किया जाता है, बैगनी टैग का, ठीक है। इसको याद रखेगा। एक आप और याद रखेगा जो आपसे अक्सर करके पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? जो प्रजनन बीज होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? प्रजनन बीज। प्रजनन बीज के जो थैले होते हैं उन पर किस रंग का टैग होता है? तो ये पूछेगा तो बताइएगा पीले रंग का टैग, पीले रंग का, ठीक है। पीले रंग का जो टैग होता है, ठीक है, वो किसके लिए होता है दोस्तों? प्रजनन। संवर्धक का ये संवर्धन भी उसी में आ जाता है, तो सुनहरा पीला दोनों आ जाता है। इसको भी याद रखें, मैंने अलग से दे दिया आपको। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। देखिए किताबें हमारे पास है, कोर्स हमारे पास है, ई बुक हमारे पास है और टेस्ट सीरीज हमारे पास है। इतनी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं अभी, तो आप हमसे जुड़िए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6350091191। कहीं अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, कुछ जानकारी चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये जो क्लास आपको दे रहा हूं इसका पीडीएफ भी दोस्तों अवेलेबल करा दिया गया आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर सीधे आप आ जाइए स्टडी 91 प्लस, ठीक है। स्टडी 91 प्लस का एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन पर स्पेशली आपको पीडीएफ और स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं, ठीक है, वो भी फ्री में, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपको हर एक क्लास के लिए मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा, वो भी पूरी तरह से फ्री में, कोई भी पैसा आपको नहीं देना है, या फ्री में दोस्तों स्टडी मटेरियल यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी क्लास यहां अपडेट हो रही है, होते चली जा रही है, आप यहां से एक क्लास का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। तो आज निवेदन आप सभी से है कि आप वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं तो आप नहीं जान पाओगे कब कौन सी क्लास दी जाती है, ठीक है। बस इतना ही है। कमेंट करके अपने बारे में बताइएगा, फिर या मेरे बारे में कुछ अच्छा बताइएगा, ठीक है। यही आपसे निवेदन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बारे में यही बताइएगा कि आपको समझ में आया, नहीं आया, हमें और कैसे पढ़ाने की जरूरत है, वो चीज़ें आप बताएं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।